हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम स्टडी गुरु। मैं मनसाराम वर्मा। इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा विज्ञान के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को, जिसमें 25 क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाली परीक्षा आपकी लोअर पीसीएस 2019 जिसका एग्ज़ाम 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को है, उसी से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो कि घटना चक्र टोह सीरीज से लिए गए हैं। तो सॉल्व करते हैं। सभी लोग लास्ट में अपने स्कोर को ज़रूर बताएं कि कितना आपका स्कोर बना। 25 प्रश्न हैं। फर्स्ट प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से एक गतिशील सजीव इकाई कहा जा सकता है। ऑप्शन आपके सामने है। एक बार में दो प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे। वीडियो को पॉज करिए, दोनों प्रश्नों के आंसर करिए और कमेंट करिए। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोगों ने कर लिया होगा। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी यानी कि वन, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट इसका सही आंसर है। इसको हम लोग गतिशील सजीव कहते हैं क्योंकि ये जो वन होते हैं तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, इसलिए इनको गतिशील सजीव इकाई कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जड़ें मिट्टी से जल तथा का अवशोषण करती हैं। तो इसका सही आंसर सभी लोग करें। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी खनिज। जड़ें मिट्टी से जल तथा खनिज का अवशोषण करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मछलियों के शरीर का कौन सा भाग उन्हें जल के अंदर दिशा परिवर्तन एक संतुलन बनाए रखने में सहायता करता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो सभी लोग आंसर करते रहें और कोशिश करें एग्जामिनेशन टाइम पे, एग्जामिनेशन में एक्यूरेसी के साथ जो भी प्रश्न करें एक्यूरेसी के साथ करें। गलत प्रश्न बिल्कुल ना टच करें क्योंकि माइनस मार्किंग है और आपको प्री एग्ज़ाम है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो नहीं करना है कि नहीं हमको क्वेश्चन करना है। जिद्दीपना जो होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए एग्जामिनेशन में। तो 78 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंख और पूंछ। पंख और पूंछ इसका सही आंसर है। पंख की अंग्रेजी कहते हैं फिन्स, FINS, फिन्स, और पूंछ की अंग्रेजी होती है टेल। तो इस प्रकार जो मछलियां होती हैं जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने के लिए किसका इस्तेमाल करती हैं? पंख और पूंछ का। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और इजी भी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्कर्वी। स्कर्वी जो है विटामिन सी के कारण होती है। अब स्कर्वी में क्या होता है तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि स्कर्वी में क्या होता है। विटामिन सी के जो मुख्य स्रोत हैं वो खट्टे फल होते हैं। खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा आंवला, आंवला में विटामिन सी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है? प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट है, दृश्य का एक अति व्यापक क्षेत्र किस दर्पण से अवलोकित होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर करें और 81 को भी आप रीड कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस इसका सही आंसर है। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब आभासी एवं वस्तु से छोटा तथा सीधा होता है। अर्थात हम कहें तो इसको कह सकते हैं कि उत्तल दर्पण में काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तु का प्रतिबिंब छोटे क्षेत्र यानी बहुत बड़ा क्षेत्र हो उसको हम छोटे क्षेत्र इसको बना देता है, तो छोटे क्षेत्र में बन जाता है। स्पष्ट है कि उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिक होता है। इसका प्रयोग मोटर गाड़ियों में यानी कि जो कार के शीशे होते हैं साइड वाले उनमें हम यूज करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। आप लोग कमेंट करके अवतल दर्पण का जो है एक उदाहरण बताइए कि किस में यूज होता है। प्रश्न है, प्रवाहकत्व का इकाई क्या है? प्रवाहकत्व का इकाई, प्रवाह तत्व को बता देते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कंडेंटेंस। तो ये स्पेलिंग होती है, तो इसका बताना है आपको इकाई, यूनिट बताना है। सभी लोग सही आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि ओम
इनवर्स, ओम इनवर्स इसका सही आंसर है। इसको हम मोहो भी कहते हैं, MAHO, महो भी इसको हम कहते हैं। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु होती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसका सही आंसर है। तो सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट लगातार करवाए जा रहे हैं। ये 5वां प्रैक्टिस सेट है, 6ठा प्रैक्टिस सेट आपको अपलोड मिल जाएगा कल तक। तो आप जो है सभी सब्जेक्ट के जितने भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस सेट हैं सभी को हल करिए और कमेंट करते रहिए कैसा लग रहा है आपको वीडियो, और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिए। प्रश्न है, कौन सा धातु हथेली में पिघल जाता है? तो हथेली में पिघलने वाली धातु का नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने हैं। 83 का सही आंसर सभी लोग करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गैलियम। गैलियम का जो चिन्ह होता है उसको हम GA से डिनोट करते हैं, कैपिटल GA। गैलियम प्रकृति में शुद्ध रूप में नहीं मिलता है, लेकिन इसके यौगिक जो है बॉक्साइट और जस्ते के खनिजों में अल्प मात्रा में मिल जाते हैं। अगर हम इसकी गलनांक की बात करें तो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। कितना? 30 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है, इसीलिए यह जो है हथेली पर रखते ही पिघल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं आदि वहित मल में किस प्रकार की अशुद्धियों के उदाहरण हैं? सभी लोग आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अकार्बनिक। अकार्बनिक उदाहरण है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे सीवेज जो होता है, सीवेज में कार्बनिक तथा अकार्बनिक दोनों प्रकार की अशुद्धियाँ होती हैं, जबकि नाइट्रेट, फास्फेट धातुएं आदि अकार्बनिक अशुद्धियों के उदाहरण हैं। जबकि यूरिया की बात करें, यूरिया, तेल, मल तथा मूत्र आदि ये जो हैं कार्बनिक अशुद्धियों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कृंतक दांत यानी कि इंसीजर की बात हो रही है। किसकी? इंसीजर। तो जिनको भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है हिंदी में तो हम उसकी इंग्लिश भी बता दे रहे हैं, जो भी कठिन वर्ड हैं। तो इंसीजर दांत जो होते हैं, टीथ होते हैं, उनका वर्क बताना है। तो ये काम आते हैं काटने और कुतरने के लिए। किसके काम आते हैं? काटने और कुतरने के लिए। अब मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं, तो चारों की हम बात बताते हैं एक बार। कृंतक यानी कि इंसीजर, कृंतक। नेक्स्ट होता है रदनक। रदनक का इंग्लिश होता है कैनाइन्स। एंड होता है प्रचवर्णक, और होता है चवर्णक यानी प्रीमोलर और मोलर। तो इसको भी आपको लर्न रखना है। हमने बताया ना, कृंतक दांत को किसके यूज में लेते हैं? काटने और कुतरने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रक्रिया से जल पत्ती से जल वाष्प के रूप में निकलती है? सभी लोग आंसर करें। और नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका एक है। तो दोनों प्रश्नों का आंसर सभी लोग कमेंट करें जल्दी से। प्रश्न सभी लेवल के हैं, इजी भी हैं, मॉडरेट भी हैं, हार्ड भी हैं। तो आपको ये नहीं बताना है कि बहुत ज़्यादा इजी हैं या फिर मॉडरेट हैं, ऐसा कमेंट बिल्कुल ना करें, क्योंकि पैटर्न को ध्यान में रखते ही क्वेश्चंस प्रिपेयर किए गए हैं। तो 96 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए का मतलब वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन इसका सही आंसर है। ट्रांसपायरेशन इसको इंग्लिश में कहते हैं। ट्रांसपीरेशन मीन्स होता है वाष्पोत्सर्जन। अब वाष्पोत्सर्जन में होता क्या है? जल का पौधों के, ध्यान से सुनिएगा, जल का पौधों के वायवीय भाग जैसे स्टेम यानी कि तना, पत्ती, पुष्प से वाष्प का मतलब वेपर के रूप में निकलना क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपीरेशन कहलाता है। रंध्र, स्टोमेटा, रंध्र की इंग्लिश होती है स्टोमेटा, क्यूटल और लेंटिकल इस क्रिया में सहायक होते हैं। कौन कौन से? रंध्र, क्यूटिकल और लेंटिकल, ये सब सहायक होते हैं ट्रांसपीरेशन में। नेक्स्ट प्रश्न है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिका है। तो 97 का सही आंसर सभी लोगों को आ गया होगा।
तो इसका सही आंसर होगा केशिका। केशिका यानी कि कैपिलरीज। कभी कभी ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में इंग्लिश टर्म्स ही आ जाते हैं हिंदी में भी लिखे हुए, तो इनको भी ध्यान में रखना है। तो कैपिलरीज जो है इसका सही आंसर होगा। ये जो होते हैं ये शरीर की सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं होती हैं। ये शिरा तंत्र को धमनी तंत्र से जोड़ती हैं। किसको? शिरा को धमनी से जोड़ने का काम करती हैं केशिकाएं। नेक्स्ट प्रश्न है, विराम अवस्था में एक पिंड में हो सकती है। सभी लोग सही आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी ऑप्शन, ऊर्जा, एनर्जी। यानी कि इस जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसकी बात की जा रही है यहाँ पे। किसकी? स्थितिज ऊर्जा की बात की जा रही है। विराम अवस्था में होगा तो स्थितिज ऊर्जा होगी, यानी कि वस्तु जो है स्थिर है। नेक्स्ट प्रश्न है, तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का घनत्व सामान्यतया बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहेगा या पहले घटता है फिर बढ़ता है। सभी लोग आंसर करेंगे। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, घट जाता है। तापमान में वृद्धि के साथ एक पदार्थ का जो घनत्व होता है यानी कि डेंसिटी होती है वो सामान्यतया क्या होती है? घट जाती है, यानी कि घट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का प्रचलित नाम बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड हम दो क्वेश्चंस और बताने वाले हैं आपको। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का जो है प्रचलित नाम बताना है। सभी लोग आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना यानी कि इसका फॉर्मूला जो होता है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस, तो इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना, क्योंकि यहाँ पे जो चूना होता है उसको पानी में डालते हैं तो वहाँ पे आता है OH का होल ट्वाइस, वहीं से आता है। तो CaOH का होल ट्वाइस इसका फॉर्मूला होता है और इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। बुझा हुआ चूना यानी कि स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम। नेक्स्ट प्रश्न है, दैनिक जीवन में प्रयुक्त किए जाने वाली एक समाक्षरीय लवण है। तो ऑप्शन आपके समक्ष हैं, सभी लोग आंसर करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि सोडियम क्लोराइड, NaCl। NaCl इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी लोग आंसर करते रहें। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वनों द्वारा किया जाने वाला कार्य नहीं है। तो आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। आप लोग इसको एक बार पढ़ लें ऑप्शन को, फिर आंसर करें। एग्जामिनेशन में जितने भी ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें नहीं लिखा हो तो इसको ध्यान से पढ़ें कि नहीं और हाँ कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और क्वेश्चन हम गलत करके आ जाते हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल चक्र तथा वायु की गुणवत्ता के साथ छेड़छाड़ नहीं करते। ये जो है गलत लिखा हुआ है, बाकी सभी सही हैं। ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं वन। मृदा एवं संरक्षण, मृदा का संरक्षण, बहुत संख्या में जानवरों को आवास प्रदान करना, आसपास के इलाकों में अच्छी वर्षा लाने में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस प्रकार के पौधों में शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर होगा वृक्ष। वृक्ष यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। वृक्ष की शाखाएं भूमि से अधिक ऊंचाई पर तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसे प्रश्न यूपीएससी का पैटर्न रहा है, लगातार पूछे जा रहे हैं। प्रश्न है, हरे एवं कोमल तने वाले पौधों को क्या कहते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि साक। साक को हिंदी इंग्लिश में कहते हैं हर्ब्स। HERBS, हर्ब्स इसका सही आंसर है। इसके बारे में बताते हैं कि जो हरे एवं कोमल तने यानी कि ग्रीन एंड टेंडर स्टेम जो होते हैं उनको हम साग की श्रेणी में रखते हैं। जो ग्रीन एंड टेंडर यानी कि हरे एवं कोमल तने वाले पौधे होते हैं उनको हम साग की श्रेणी में रखते हैं, हर्ब्स की श्रेणी में रखते हैं। और हर्ब्स कितने प्रकार के होते हैं, तो एक होता है एनुअल, पेरिनियल और बाइनियल। एक वर्षीय, बहुवर्षीय एवं द्विवर्षीय। तो ये प्रश्न आपका क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो इस प्रश्न का सभी लोग सही आंसर करेंगे एक बार, फिर हम बताते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि फुसफुस झिल्ली। क्या कहते हैं, फुसफुस झिल्ली। जो फेफड़ा होता है, फेफड़ा ऐसा कुछ होता है,
ऐसे करके कुछ होता है। तो यहाँ पे जो होता है, तो ये जो आवरण होता है ऊपर से जो झिल्ली होती है, इसको हम कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। तो इसका हिंदी में होता है फुसफुस झिल्ली, या फिर कभी कभी इंग्लिश में भी टर्म्स लिखा हुआ आ जाता है कि प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है। तो ये होती है फेफड़े का जो बाहरी आवरण होता है वो होती है। अब इसका काम क्या होता है? जो फेफड़ा होता है उस फेफड़े को बाहरी आघातों से बचाती है, यानी कुछ भी बाहर से होता है तो ये रोक लेती है। और स्तनधारी तथा अधिकांश कशेरुकियों में 2 फेफड़े पाए जाते हैं। कितने? तो 2 फेफड़े जो है अधिकांश स्तनधारियों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन है, त्वरण का मात्रक है। त्वरण का मात्रक सभी को बताना है, यूनिट ऑफ एसिलरेशन। एसिलरेशन के यूनिट बताना है। तो सभी लोग आंसर करेंगे। ऑप्शन आपके समक्ष हैं, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होगा त्वरण का। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी निम्नलिखित में से किसके समानुपाती होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इसको हम एक्सप्लेन करके पूरा बताने वाले हैं। तो बताते हैं, यक्स इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ये आप लोगों ने सुना होगा। और यहाँ पे बता रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की है, तो यहाँ पे जो u होगा यानी कि प्रारंभिक गति जो होगी वो क्या होगी? u की वैल्यू होगी 0। तो यहाँ पे हम u की वैल्यू 0 रखते हैं तो हो जाएगा x इक्वल्स टू जी टी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो जाएगा। और यहाँ से हम बात करें तो x प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल g, x जो है g के समानुपाती होगा। तो इसको हम कह सकते हैं x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है कि एक स्वतंत्र रूप से गिरते हुए पिंड की द्वारा तय की गई जो दूरी होगी वो गुरुत्व के कारण त्वरण तथा गिरने के समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगी। तो क्या होगा? समय का जो वर्ग होगा वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? त्वरण तथा गिरने के समय के। तो यहाँ से हो जाएगा x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्क्वायर। सभी का क्लियर हो गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, गिरने के समय के वर्ग के। तो गिरने के समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ठोस पदार्थों में अणु। सही आंसर सभी लोग करेंगे, ऑप्शन आपके समक्ष हैं। और लगातार हम लोग जितने भी सब्जेक्ट के हैं प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवा रहे हैं। जिन साथियों ने अभी तक देखा है, जुड़े हुए हैं, उनको अच्छा जो है नॉलेज हो चुका है। आप भी जुड़िए और अपने साथियों को भी जोड़िए इस सीरीज से। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, गति नहीं कर सकते। ठोस पदार्थों में अणु जो होते हैं वो गति नहीं कर सकते। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? तो इसको बताना है सभी को, कई बार एग्जाम में आ चुका है प्रश्न। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा तत्व नहीं है। तो यहाँ पे पानी जो है तत्व नहीं है। पानी क्या नहीं है? तत्व नहीं है। तत्व वे होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं, यानी कि एक ही प्रकार का जो परमाणु होता है वो होता है। तो यहाँ पे जो पानी होता है उसमें होते हैं 2 H2O। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट आ जा रहे हैं, तो इसलिए ये पानी नहीं है। बाकी सोडियम Na होता है, एक ही परमाणु होगा। टिन का क्या होता है सभी लोग बताएं? तो टिन का होता है SN होता है, टिन का SN होता है। और नेक्स्ट यहाँ पे कार्बन, तो कार्बन का क्या होता है? C। तो ये जो है सभी तत्व हो जाएंगे। और जो H2O है, यहाँ पे 2 एलिमेंट्स आ गए, तो इसलिए ये तत्व की श्रेणी में नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ये कंपाउंड हो जाएगा। कंपाउंड यानी कि यौगिक। पानी किसका उदाहरण है? तो कंपाउंड, यौगिक का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मृदा के कणों के बीच के सारे रिक्त स्थान और चट्टानों के बीच के स्थान जो जल से भरे होते हैं उसकी ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आप नोट कर लीजिए, किसी न किसी शिफ्ट में ये प्रश्न जरूर आएगा। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेशन अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए और शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर ही लिए होंगे। तो जिन साथियों
जिन्होंने नहीं किया है अब तक वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो 120 का सही आंसर बताएं और इसी के साथ हम 25 प्रश्न कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे भौम जल स्तर जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। जो मृदा के कणों के बीच के रिक्त स्थान जो होते हैं और चट्टानों के बीच के स्थान जो जल से भरे होते हैं उसकी ऊपरी सीमा को भौम जल स्तर कहते हैं। क्या कहते हैं? भौम जल स्तर। तो इस प्रकार कंप्लीट हुआ ये सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।